वेलकम टू एग्जाम सहपाठी। और आज के वीडियो में हम जूनियर के सिविक्स के सिलेबस के क्रम में अगला टॉपिक देखेंगे जो कि है हमारा संविधान। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। किसी भी देश की सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक व्यवस्था के अनुरूप सरकार की नीतियों और कार्यों को संचालित करने की जो वैधानिक प्रक्रिया है उसी को संविधान कहते हैं। ठीक है ना। उस देश से रिलेटेड सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक और सांस्कृतिक व्यवस्था के अनुरूप जो नीतियाँ बनती हैं उसकी जो वैधानिक प्रक्रिया है वो उसी को संविधान कहते हैं। तो हमारे संविधान में हम इस चैप्टर में देखेंगे संविधान बनाने की कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को, उसके बाद संविधान की प्रस्तावना का अध्ययन करेंगे। ठीक है। संविधान बनाने के लिए सन 1946 में एक संविधान सभा का निर्माण किया गया। ठीक है ना। इसमें 389 लोग थे जो कि भारत के अलग अलग प्रांतों से आए थे, जिनमें से 292 जो है भारतीय ब्रिटिश प्रांतों से थे और 93 जो है वो देसी रियासतों से थे और 4 जो सदस्य थे वो चीफ कमिश्नरी प्रांतों से आए थे। तो मुख्यतः आपको 389 लोग याद रखने हैं जो कि अलग अलग प्रांतों से आए थे। संविधान सभा की जो पहली बैठक होती है वो होती है 9 दिसंबर 1946 को, और इसके अस्थायी अध्यक्ष किसको चुना गया? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। 9 दिसंबर 1946 को जो बैठक हुई उसमें अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे और 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया। तो अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा और स्थायी अध्यक्ष कौन था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। तो 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव, ये पूछा जाता है कि उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया? तो जवाहरलाल नेहरू ने। और इसे स्वीकार कब किया गया? 22 जनवरी 1947 को इस उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया। संविधान सभा की एक प्रारूप समिति यानी कि ड्राफ्ट कमेटी बनी जिसने संविधान लिखने का काम किया। यानी कि जो ये प्रारूप समिति थी इसने संविधान को लिखने का काम किया। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे आपके डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। ठीक। अब देखते हैं B.N. राव। B.N. राव को क्या किया गया? B.N. राव को संवैधानिक सलाहकार के पद पर नियुक्त किया गया था। ठीक है। 26 जनवरी 1949 को भारत की जनता ने भारत के प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य के संविधान को स्वीकार कर लिया, यानी कि अंगीकृत कर लिया। तो आपसे पूछा जाता है कि भारत के संविधान को कब अंगीकृत किया गया? तो वो किया गया 26 नवंबर 1949 को, और 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू किया गया। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया और 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू किया गया। इसके बाद से देश में लोगों द्वारा चुनी गई सरकार का शासन स्टार्ट हुआ। ठीक है। इसीलिए 26 जनवरी को हर साल गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। कई लोग गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस के रूप में परेशान रहते हैं, तो 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा एवं लिखित संविधान है। ठीक है। इसमें आवश्यकता पड़ने पर संशोधन और परिवर्तन किया जा सकता है। मूल संविधान में 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियाँ थीं। वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या कितनी हो गई है? 12। ठीक है ना। तो मूल संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थे, लेकिन वर्तमान में कितनी हैं? तो वर्तमान में अनुसूचियाँ हो गई हैं 12। तो अब देखते हैं हम लोग संविधान की प्रस्तावना के बारे में। तो प्रस्तावना के बारे में देखिए, 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में जो उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू द्वारा रखा गया था वही जो है संविधान की प्रस्तावना बनी। ठीक है ना। उद्देश्य प्रस्ताव किसने रखा था? जवाहरलाल नेहरू ने, और यही जो है संविधान की प्रस्तावना बन गई। प्रस्तावना की जो भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है और प्रस्तावना का जो स्वरूप है वो अमेरिका के संविधान से। तो प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से और स्वरूप जो है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। संविधान को समझने के पहले इसकी प्रस्तावना में दिए गए उद्देश्यों पर विचार करें जो कि निम्नवत है। तो इसकी प्रस्तावना में जो उद्देश्य दिए गए हैं उसको देखते हैं। तो प्रभुत्व संपन्न राज्य का जो है उल्लेख किया गया है। इसका क्या मतलब होता है? भारत की जो सरकार है वो आंतरिक एवं बाह्य मामलों में
अपनी इच्छा के अनुसार आचरण और कार्य करने को पूर्ण स्वतंत्र है। ठीक है, चाहे आंतरिक मामला हो या बाह्य मामला हो, वो अपनी इच्छा के अनुसार जो है कार्य करने के लिए पूर्ण स्वतंत्र है। इसीलिए भारत को क्या बोला जाता है? प्रभुत्व संपन्न राज्य। ठीक है ना। लोकतंत्रात्मक गणराज्य क्या है? भारत की सरकार जनता के लिए तथा जनता के द्वारा चुनी जाती है। तो भारत की सरकार जनता के लिए और जनता के द्वारा चुनी जाती है, इसीलिए इसे लोकतंत्रात्मक कहा जाता है। ठीक है, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। और देखिए गणराज्य क्या होता है? भारत का जो राष्ट्राध्यक्ष है वो वंशानुगत न होकर के निर्वाचित होता है। ठीक है ना। भारत का जो राष्ट्र का अध्यक्ष होता है उसको चुनाव किया जाता है, वो किसी का जो है पुत्र जो है डायरेक्ट नहीं बन जाता है। तो इसीलिए भारत को गणराज्य कहा जाता है। जब भारत के जो है सरकार जनता के लिए और जनता के द्वारा चुनी जाती है तो इसे लोकतंत्रात्मक, और जो राष्ट्राध्यक्ष है वो वंशानुगत न होकर निर्वाचित किया जाता है, इसको जो है इसीलिए भारत को गणराज्य कहा जाता है। अब इसमें पंथ निरपेक्ष क्या है? राज्य किसी विशेष धर्म को राज्य धर्म के रूप में मान्यता नहीं प्रदान करता है। मतलब किसी एक धर्म को जो है राज्य अपने पूरे राष्ट्र का धर्म नहीं बनाता है, वरन सभी धर्मों के साथ समान आदर करता है। इसी को बोला जाता है पंथ निरपेक्ष। ठीक है ना। इन सब की डायरेक्ट डेफिनेशन एग्जाम्स में पूछ ली जाती है। समाजवाद क्या है? हमारा लक्ष्य समाजवादी राज्य की स्थापना करना है। यहाँ समाजवाद का क्या अर्थ है? सरकार लोगों की आर्थिक स्थिति में समानता लाने का प्रयास करे। ठीक है ना। लोगों की आर्थिक स्थिति में जो समानता लाने का प्रयास है, यही है समाजवाद का अर्थ। ठीक, तो यहाँ पे संविधान की प्रस्तावना दी गई है, तो आप इसको देखना चाहें तो देख सकते हैं। ठीक है, इसको आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, तो मैं यहाँ आपको पढ़ के नहीं सुना रहा हूँ, बस खाली इसमें देखिए एक तारीख का उल्लेख किया गया है। क्या है? 26 नवंबर 1949। ठीक है ना। तो इस तारीख का इसमें उल्लेख किया गया है, बाकी और सब चीज़ें आप इसमें पढ़ लेंगे। अब देखते हैं केशवानंद बनाम भारती। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, 1973 में ये केस हुआ था। इसमें उच्चतम न्यायालय ने ये कहा कि प्रस्तावना जो है संविधान का भाग है। ठीक है ना। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य केस में उच्चतम न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का भाग माना था, अतः प्रस्तावना को संशोधित किया जा सकता है, लेकिन प्रस्तावना के मौलिक ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, नहीं होना चाहिए। तो मौलिक ढांचे का जो प्रतिपादन है ये उच्चतम न्यायालय ने केशवानंद भारती केस में दिया। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मौलिक ढांचे का प्रतिपादन उच्चतम न्यायालय ने किस केस में दिया, तो ये केशवानंद भारती केस में दिया था, और इसी में जो है प्रस्तावना को संविधान का भाग भी माना गया था। ठीक है। अब प्रस्तावना में केवल एक बार संशोधन, अब तक प्रस्तावना में केवल एक बार संशोधन, कब? 42वें संविधान संशोधन 1976 में हुआ है, जिसके द्वारा समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए। ठीक है, तो अब तक केवल एक बार संशोधन हुआ है। प्रस्तावना में कुल 5 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है: विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। ठीक है ना। 5 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है: विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। हमारा संविधान टॉपिक के अंतर्गत अभी हमें मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्यों को पढ़ना है, जो कि हम अलग वीडियो में अध्ययन करेंगे, क्योंकि जो है अगला टॉपिक काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए जो है हम इसको अलग अलग जो है वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो इसमें जो है इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।